तो हिंदी ऑप्शनल में हम लोग ये जो किताब पढ़ रहे हैं गद्य के विविध आयाम, इसमें अगला पार्ट जो है वो विजय कुमार संदेश का लिखा हुआ है और ये यात्रा संस्मरण है। मतलब यात्रा वृत्तांत भी जिसको कहते हैं कि आप कहीं की यात्रा पे जाएं और उस यात्रा से आने के बाद वहाँ की स्थितियों का जो वर्णन आप करते हैं उसको क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा विजय कुमार संदेश के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस पाठ की चर्चा करेंगे। विजय कुमार संदेश पेज नंबर 45, अगर आप लोगों के पास PDF हो, है ना। विजय कुमार संदेश का जन्म 25 अक्टूबर 1955 को झारखंड में हुआ। विजय कुमार संदेश 20वीं शताब्दी के 8वें-9वें दशक के कवि रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य में उनका प्रवेश कविता के माध्यम से हुआ। गोकी गद्य की विभिन्न विधाओं में भी उन्होंने विपुल मात्रा में लिखा। गद्य में यात्रा साहित्य के लेखक के रूप में उनकी विशेष प्रतिष्ठा है। मतलब यात्रा साहित्य जो लिखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई जगह देखने जाएं, जैसे मान लो आप टिटवाला का मंदिर ही देखने जाएं, तो वो मंदिर देख के आपको कैसा लगा, वहाँ कैसे पहुँचते हैं, वहाँ किस तरह की दुकानें हैं, इमारतें हैं, आप इसका वर्णन करें तो वही क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो ये जो यात्रा साहित्य है उसके एक प्रमुख लेखक के रूप में विजय कुमार संदेश जाने जाते हैं। और इसी विजय कुमार संदेश का लिखा हुआ ये पाठ है आपका मेरी अंडमान यात्रा। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं विजय कुमार जी की, उसमें अंधेरे के विरुद्ध, उजाले की ओर, बेकसूर, भवानी प्रसाद मिश्र, व्यक्ति और कविता, उत्तर शती के हिंदी काव्य नाटक, सृजन और सांस्कृतिक संदर्भ, दलित चेतना और स्त्री विमर्श, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य संस्कृति और समाज, आधुनिक दलित साहित्य के आधार स्तंभ, समकालीन दलित साहित्य, शिवराज सिंह बेचैन की उपलब्धियां, 60 से अधिक आलेख, शोधालेख और निबंध आपके प्रकाशित हैं। आपने देश विदेश, अमेरिका और मॉरिशस की पत्रिकाओं में भी लेख लिखे हैं जिनका समय समय पे प्रकाशन हुआ है। तो ये संक्षिप्त जानकारी थी लेखक के बारे में। अब हम लोग सीधे उस पाठ के ऊपर आते हैं जो पाठ आप लोगों का मेरी अंडमान यात्रा है, जिसमें वो अंडमान का वर्णन करेंगे कि जब वो अंडमान जाते हैं तो उनको कैसा लगता है। अब हम लोग तो अंडमान नहीं गए, मैं भी नहीं गए, लेकिन इस पाठ को पढ़ के हम वहाँ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरह की यात्रा साहित्य लिखने का उद्देश्य भी यही होता है कि हर आदमी हर जगह नहीं पहुँच सकता, लेकिन उन जगहों के बारे में पढ़कर, सुनकर हम उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पाठ की शुरुआत करते हुए वे लिखते हैं, अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर की गोद में बसा हुआ वह भारतीय भूखंड है जहां केवल जलयान या वायुयान से ही जाया जा सकता है। मैंने कहा ना कि वो एकदम नीचे हिंद महासागर में चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस तरह के द्वीपों को क्या बोलते हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरा रहता है, आइलैंड। तो वो एक आइलैंड है। तो वहाँ पे जाने के दो ही रास्ते हैं, एक जलयान, दूसरा वायुयान। जलयान मतलब पानी के जहाज से, और दूसरा हवाई जहाज से। सड़क नहीं जाएगी वहाँ पे, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, अपनी कार से नहीं जा सकते, क्योंकि कार समुद्र में चलेगी नहीं। तो वहाँ पे पहुँचने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप हवाई जहाज से जाइए या फिर पानी के जहाज से। यह भारत की मुख्य भूमि से 1200 समुद्री मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है और भारतीय गणराज्य का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे बहुत सारे जगह जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पौंडीचेरी केंद्र शासित है, चंडीगढ़ केंद्र शासित है। और केंद्र शासित राज्यों के नाम बताओ, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित है। और केंद्र शासित का और उदाहरण दो, दिल्ली केंद्र शासित है लेकिन उसको अर्ध राज्य का दर्जा है, वहाँ पे कुछ व्यवस्था राज्य सरकार भी देखती है और कुछ व्यवस्थाएं सीधे सीधे केंद्र के हाथ में। तो जहाँ की बागडोर सीधे सीधे केंद्र के हाथ में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित। तो ये जो है केंद्र शासित है।
यह संयोग है कि मेरा 2 बार अंडमान जाना हुआ। पहली बार सन 1995 में 1995 में अकबर नामक जलयान से, तो दूसरी बार वायुयान से। वो 2 बार वहाँ गए हैं, एक बार वाटर वेव से, मतलब पानी के रास्ते से, और जिस जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था, अकबर, और दूसरा वो जहाज़ से गए हैं। इस तरह उन्होंने 2 बार यात्रा की है। कोलकाता से जलयान द्वारा अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की यात्रा 2 दिन और 2 रात में पूरी हुई थी, तो दूसरी बार मात्र 2 घंटे में ही वायुयान में बैठकर पहुंच गया था। कलकत्ता से अगर आप जाओ अंडमान, वहाँ की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, तो 2 दिन 2 रात आपको लग जाते हैं पानी के जहाज़ से। लेकिन अगर आप जहाज़ से जाओ तो 2 ही घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते ही समुद्र का नीला काला झकास आंखों के सामने लगा था। पहली बात समुद्र लंघन की यात्रा थी, मतलब समुद्र को लांघने की। इस कारण एक नए तरह का अनुभव रोमांच घर करने लगा था। हजारों की संख्या में उड़ने वाली छोटी छोटी मछलियों का जल सतह से एक साथ उड़ते हुए देखना और क्षण भर में पानी में उनका समा जाना सुखद था। 2 दिन की लंबी यात्रा में हम जैसे जैसे पोर्ट ब्लेयर अंडमान के करीब आते गए, दूर से ही हमें नारियल के दरख्त दिखाई पड़ने लगे। जैसे वो आइलैंड है, द्वीप है, तो वहाँ पे आपको मालूम है समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं। तो जैसे ही पोर्ट ब्लेयर आने लगता है तो दूर से ही नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देने लगते हैं। तब अंडमान की धरती ने हमें एक नए तरह के मौसम का एहसास कराया था और 24 घंटे में ही मुझे शीत, ताप और बारिश का अद्भुत और न भूलने वाला एहसास हुआ था। पोर्ट ब्लेयर के मुख्य बाजार अबार्डीन में हमारा ठहरना हुआ, जहां सहधर्मिणी इंदू जी भी मेरे साथ यात्रा पे गई थी। अब यहाँ पे देखो छोटी छोटी जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी तक अंडमान निकोबार के बारे में आपको जो जानकारी दी कि ये एक केंद्र शासित राज्य है, वहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ का जो मुख्य मार्केट एरिया है उसका नाम क्या है, अबार्डीन। अबार्डीन वहाँ का मुख्य मार्केट एरिया है और वहाँ पे आप या तो पानी के जहाज़ से जा सकते हैं या हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो एक पैराग्राफ पढ़ा उससे हमें वहाँ के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली, और एक जानकारी और मिली कि वहाँ पे नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अंडमान के बारे में बताई। आगे देखिए, दूसरी बार मई 2016 में जाना हुआ। कहते हैं अंडमान के द्वीप समूहों का मुख्य आकर्षण पोर्ट ब्लेयर स्थित क्रांतिकारी शहीदों की शरण स्थली सेल्यूलर जेल तो ही है। वो जो जेल जहाँ पे क्रांतिकारियों को रखा जाता था, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस जेल का नाम क्या है, सेल्यूलर जेल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों को पोर्ट ब्लेयर में कौन सी जेल में रखा जाता था, तो उसका नाम आपको याद रहना चाहिए। उसका नाम क्या है, सेल्यूलर जेल में रखते थे। समुद्र में उठते गिरते ज्वार भाटों की लोल लहरियों का क्षण प्रतिक्षण अटखेलियों से रूबरू और दुनिया की सर्व प्राचीन आदिम जनजातियों से साक्षात्कार भी है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, वो अभी भी उसी तरह से रहती हैं, तो उनके बारे में भी जानने और समझने का मौका आपको अंडमान में मिलता है। ये जनजातियाँ आज भी 2000 वर्ष पूर्व काल में ही जी रही हैं। 2000 वर्ष पूर्व काल में जीना मतलब उनका खान पान, रहना पहनावा सब उसी तरह का है जैसे कि 2000 साल पहले लोग हुआ करते थे। मतलब वो कपड़े नहीं पहनते भी हैं तो जानवरों की जो क्या कहते हैं खाल होती है, या तो उसको पहनते हैं, या तो जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। जानवरों को मार के खाते हैं, कच्चा मांस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो आधुनिक जीवन है, जैसे जूता, चश्मा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से वो कोसों दूर हैं। एक